नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में या हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये समस्त विकास कार्य कैसे होते हैं? सड़कें कैसे बनती हैं? भवन यानी जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उनके लिए आवासीय योजना कहां से आती है? शौचालय कैसे बनते हैं? पेयजल व्यवस्था कैसे होती है? या किनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाना है, किनको नहीं लाना है? क्या आपने सोचा है ये सभी योजनाएं कैसे बनती हैं? देखिए, आज मैं आपसे इसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि ये सभी योजनाएं जो बनती हैं उसका जो आधार है वो हमारा आधार है भारतीय जनगणना। बिल्कुल ठीक, भारतीय जनगणना, जिसे इंग्लिश में सेंसस भी कहा जाता है। तो भारतीय जनगणना कि भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना की जाती है और इस जनगणना के आधार पर ही, इस जनगणना का जब सारे आंकड़े इकट्ठे होते हैं, सारे डाटा इकट्ठा होता है, तो इन आंकड़े, इन डाटा के आधार पर ही हम किसी क्षेत्र विशेष में, हमका मतलब भारतीय सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारें, जो भी बजट उनके लिए अलॉट किया जाता है वो केवल इस जनगणना के आधार पर, जो आंकड़े इकट्ठे, क्षेत्र विशेष के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उनके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि इस क्षेत्र विशेष में सड़कों की आवश्यकता है, इस क्षेत्र विशेष में निर्धन लोग हैं तो आवासीय योजना लाइए, उनके लिए अन्न पर आधारित योजना लाइए, या पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था। तो उन सब के जो आंकड़ों का डाटा इकट्ठा होता है वो होता है जनगणना के माध्यम से, जो कि अभी मैंने आपसे बताया कि वो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर हमारे भारतवर्ष में आयोजित की जाती है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूं कि ये अगर प्रथम जनगणना हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में कब हुई। तो भारतवर्ष में प्रथम जनगणना हमारी हुई है सन 1872 में। बिल्कुल ठीक, यानी ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में यह आवश्यकता महसूस हुई कि हमें जनगणना करानी चाहिए, तो उस जनगणना की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई 1872 में। तो अब आपको लग रहा होगा कि प्रति 10 वर्ष बाद यानी 1882 में हुई, लेकिन नहीं, द्वितीय जनगणना हमारी हुई 1881 में। और इसके बाद प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर हमारी जनगणनाएं होती रही। और अब तक यदि मैं बताऊं कि अब हमारी जनगणना है 2011 में हुई थी, हमारी जनगणना 2011 में हुई थी, और ये जनगणना जो है ये 15वीं जनगणना थी। प्रथम तो ये थी, द्वितीय ये थी, और फिर उसके बाद में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर होती रही। तो कुल मिलाकर 2011 तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। अब इसके बाद में जनगणना कब होनी थी, यानी 2021 में। किंतु 2021 में पूरा विश्व एक महामारी की चपेट में था। हाँ, बिल्कुल ठीक, कोरोना महामारी की चपेट में था, जिसके चलते भारतवर्ष में 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। तो वो धीरे धीरे टलते अब हो रही है। अब का मतलब कब हो रही? 2027, और ये होगी हमारी 16वीं जनगणना। यानी 2027 में हमारी भारतवर्ष में जो जनगणना हो रही है, भारतीय जनगणना, वो अब 2027 में होगी और वो 16वीं जनगणना होगी। साथ ही में एक छोटा सा फैक्ट और आपको बता देता हूं कि यदि हम इसको 1947 यानी जब हमें आजादी मिली वो वर्ष 1947 तक यदि हम ध्यान से देखें तो कुल मिलाकर 1947 तक हमारी 8 बार जनगणनाएं हो चुकी थी। और ठीक इसके बाद में, बिल्कुल ठीक, ये भी 8 बार जनगणना अब होने जा रही है, 8वीं बार, यानी कुल मिलाकर ये 2027 में 16वीं जनगणना आयोजित भारत सरकार द्वारा हो रही है। भारतीय जनगणना निदेशालय के द्वारा ये जनगणना 16वीं जनगणना हो रही है, 8 बार आजादी से पहले और 8 बार आजादी के बाद। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमने जाना इसका इतिहास, ठीक है। और इसके इतिहास के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, भारतीय जनगणना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़े, विभिन्न प्रकार के, ना कि एक प्रकार के, केवल जनगणना ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के आंकड़े भारतीय सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से प्रत्येक के व्यक्ति के पास जाकर, उसके घर में जाकर उनके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठी की जाती है, यानी ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर इनका पूरी तरह से सामूहिक रूप से देखकर संकलित करके ही एक जनगणना के इन डाटा के आधार पर ही अगले विकास कार्य आयोजित किए जाते हैं। ठीक है,
अब बात है कि यानी ये जनगणना हमारी होगी 2027 में, 16वीं जनगणना 2027 में। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि भाई 2027 में जनगणना होगी तो चर्चा 2026 में क्यों है? क्योंकि मैं ही जनगणना की चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, यानी चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो या सोशल मीडिया, सभी के द्वारा ही जनगणना की चर्चा आरंभ हो चुकी है। आप भी इसके बारे में काफी कुछ जागरूक हो चुके होंगे। तो ये हो रही है 2027, यानी इसका है सेंसस 2027। तो जब 2027 है तो चर्चा 2026 में क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये जनगणना होती है तो ये एक इतना विशाल कार्यक्रम है, पूरे भारतवर्ष में किया जाना, प्रत्येक राज्य में किया जाना, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में किया जाना है, कि इतना बड़ा कार्यक्रम एक दिन में तो होने का नहीं। तो इसके लिए 2026 से आरंभ किया गया है और 2027 तक चलेगा। कब तक? तो देखिए, इसके लिए एक रेफरेंस डेट मानी गई है 1 मार्च 2027। यानी अब से लेकर यह कार्यक्रम लगभग 28 फरवरी तक चलता रहेगा। और बाद में 28 फरवरी 2027 के बाद जो अगली डेट आएगी 1 मार्च 2027, उसको संदर्भ तिथि इंग्लिश में कहा जाता है रेफरेंस डेट। इसको 1 मार्च 2027 को माना गया है। और 1 मार्च 2027 का मतलब रात्रि 00.00 बजे, अर्थात जो 28 फरवरी 2027 और 1 मार्च 2027 के मध्य रात्रि होगी, बीच की रात्रि होगी, उसके ठीक 12 बजे, यानी 1 मार्च 2027 के ठीक रात्रि, यानी जब उसका आरंभ होगा 1 मार्च 2027 का, यानी ठीक 12 बजे रात्रि, तो वो संदर्भ तिथि मानी गई। संदर्भ तिथि क्या होती है? रेफरेंस डेट क्या होती है? ये होती है कि यानी अब भविष्य में जब भी कभी इस जनगणना पर आधारित कार्यक्रम बनाए जाएंगे, विकास कार्यक्रम बनाए जाएंगे भारत के देश में, तो उसके लिए ये कहा जाएगा कि ये कार्यक्रम जो बनाया जा रहा है ये 1 मार्च 2027 की जनगणना के आधार पर बनाया जा रहा है। तो अब संदर्भ तिथि हो गई 1 मार्च 2027। जैसे अब तक कोई कार्यक्रम बनाया जाता था तो अब कहा जाता था कि 1 मार्च 2011 के आधार पर, तो अब कहा जाएगा कि भारतीय जनगणना 2027 की 1 मार्च 2027 की भारतीय जनगणना के आधार पर यह विकास कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो ये हमारी रेफरेंस डेट हो गई। ठीक है, चलिए अब और थोड़ा सा आपसे परिचित कराता हूं कि भारतीय जनगणना और इसका महत्व, इसके महत्व के विषय में। तो जैसे कि अब हमने बताया कि सेंसस 2027, जनगणना 2027 आरंभ हो चुकी है। तो इसके लिए प्रत्येक प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा, यानी भारतीय जनगणना निदेशालय द्वारा एक टाइम पीरियड अलॉट किया गया था, जिसके अंतर्गत अब हम उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश को जो टाइम पीरियड अलॉट किया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश के जनगणना निदेशालय द्वारा जो टाइम माना गया और ऊपर भी भेज दिया गया कि जून कि मई, यानी मैं आपको लिख देता हूं 22 मई 2026 से 20 जून 2026 के अंतर्गत इस भारतीय जनगणना का प्रथम चरण कराया जाएगा। वेरी गुड। अब आप समझे कि प्रथम चरण यानी भारतीय जनगणना जो 2027 तक चलेगी वो 2 चरणों में होनी है। यानी भारतीय जनगणना जो है वो 2 चरणों में होनी है। प्रथम चरण जैसे कि ये बता दिया गया कि ये होना है 22 मई से 20 जून 2026, और जबकि दूसरा चरण होगा हमारा, ये होगा हमारा फरवरी 2027 में, जो कि आपको पता ही कि एंड हो जाएगा 28 फरवरी पर। 1 मार्च हमारी संदर्भ तिथि हो गई। खैर, तो ये दूसरा चरण होगा। तो जो दूसरा चरण है, पहले मैं इसके विषय में बता दूं, ये होगा हमारा पीई, पॉपुलेशन इनमरेशन, यानी जनसंख्या की गणना। यानी वास्तव में जनसंख्या की गणना हमारी होगी फरवरी 2027 में। तो अब क्या है? वेरी गुड। ये क्वेश्चन होता है कि जब जनसंख्या गणना हमारी फरवरी 2027 में, तो अब क्या है? तो अब है हमारी मकान सूचीकरण व मकानों की
गणना। यानी ये जो इस समय जो कार्यक्रम अब 22 मई से आरंभ होगा, जब आपके द्वार पर एक सरकारी कर्मचारी, वो शिक्षक भी हो सकते हैं, अधिकांश तो शिक्षक वर्ग से ही हैं, दूसरे हमारे अन्य सरकारी विभागों से कर्मचारी हो सकते हैं, राजस्व विभाग से हो सकते हैं, पंचायत विभाग से होते हैं, अन्य विभागों से हो सकते हैं। तो वो सारे कर्मचारी आपके द्वार पर आएंगे, आपको उनका सहसम्मान उनके प्रश्नों का उत्तर देना है कि वो प्रश्न उनके नहीं है, वो प्रश्न भारत सरकार के जनगणना निदेशालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं और वो आपके मकान सूचीकरण व मकानों की गणना से संबंधित हैं, जो कि चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक होगा। तो आप समझे, यानी हमारा जो भारतीय जनगणना कार्यक्रम है, वो भारतीय जनगणना कार्यक्रम 2 चरणों में संपादित किया जाना है, 22 मई से 20 जून 2026 और बाद में फरवरी 2027। तो जो प्रथम चरण है, यानी प्रथम चरण है हमारा ये वाला 22 मई से 20 जून 2027, इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए भी भारत सरकार द्वारा पहली बार इसके लिए भी इसको भी दो तरीके से बांट दिया गया है, 2 कदमों में, 2 चरणों में बांट दिया गया है। पहला चरण देखिए, दूसरा चरण तो यही है कि 22 मई से 20 जून 2026, पहला चरण तो यही है, ठीक है ना। पहले चरण का भी जो दूसरा चरण है वो तो यह है, लेकिन इसका पहला चरण है हमारा स्वगणना, जो कि स्वगणना हमारी 7 मई 2026 से और ठीक इससे पहले एक दिन, यानी 21 मई 2026 तक, यानी कुल मिलाकर हमारे 15 दिन ये हमारी स्वगणना का कंसेप्ट लाया गया है। स्वगणना का एक कंसेप्ट लाया गया है भारतीय जनगणना निदेशालय द्वारा, और उसके बाद में अब हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की में ये कंसेप्ट लाया गया है कि एक स्वगणना का कार्यक्रम, स्वगणना यहां पर होगी, सेल्फ एनुमरेशन, और ये होगी 7 मई से 21 मई तक, और ठीक अगले दिन से 22 मई से, क्योंकि बस यहीं तक स्वगणना होगी, उसके बाद में 22 मई से वास्तविक मकान सूचीकरण में मकानों की गणना के लिए हमारे प्रगणक सुपरवाइजर महोदय के निर्देशन में आपके द्वार पर आएंगे और आपसे आंकड़े इकट्ठे करेंगे। अब बात आई कि इस कार्यक्रम में क्या क्या होना, कि यह क्या स्वगणना है, क्या ये वास्तविक गणना है। तो इसमें स्वगणना हो या प्रगणकों द्वारा गणना हो, इनमें दोनों में ही प्रगणक आएंगे तो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, भारतीय जनगणना निदेशालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और स्वगणना में यदि आप करेंगे तब भी आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। स्वगणना मतलब सेल्फ, यानी आपको स्वयं को उसकी गणना करनी है। कैसे कि देखिए, हाँ, इसके विषय में मैं थोड़ा सा बता दूं पहले कि स्वगणना जो है ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, और ये कैसे करेंगे, इसके लिए एक साइट निर्धारित की गई है और वो करी गई है SE का मतलब सेल्फ एनुमरेशन, स्वगणना, SE.census.gov.in। इस साइट को आप सभी कहीं लिख सकते हैं, ताकि ये 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के मध्य आप स्वयं भी इस साइट पर जाएंगे। इस साइट पर जाने के बाद में आप अपने जो आंकड़े भर सकते हैं स्वयं, जो भारतीय जनगणना निदेशालय द्वारा दिए गए हैं। अच्छा, बात आई है वो आंकड़े कितने हैं, उन आंकड़ों के अंतर्गत, ठीक है नहीं, कुल 34 बिंदुओं पर एक प्रश्नावली तैयार की गई है। उन प्रश्नावलियों का मतलब ये समझिए कि वो 34 बिंदुओं पर आपको आंकड़े देने हैं, और वो मकान सूचीकरण में मकानों की गणना के प्रथम चरण के हमारे 34 बिंदु हैं। वो 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं, या तो आप स्वगणना के माध्यम से दे दीजिए इस साइट पर जाकर, जैसे आप साइट खोलेंगे 34 बिंदु आ जाएंगे और आप 34 बिंदुओं के जवाब दे दीजिए, वहां पर दे दीजिए। या दूसरा तरीका यह है कि जो व्यक्ति स्वगणना नहीं कर सकते हैं, सेल्फ एनुमरेशन नहीं कर सकते हैं, वो दूसरा चरण जब इसका होगा, यानी 7 मई से 21 मई के ठीक एक दिन बाद में 22 मई से, तो 22 मई से 20 जून के मध्य है, आपके द्वार पर हमारे सरकारी कर्मचारी जो कि प्रगणक यानी एन्यूमरेटर के रूप में आएंगे, वो आपसे इन 34 बिंदुओं पर एक जानकारी मांगेंगे, जो कि सामान्य से 34 प्रश्न है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं कि ये मांगेंगे कि भाई ये
इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दोबारा बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं ताकि आपको पता चले इन 34 बिंदुओं में विशेष जानकारी मकान संबंधी है। क्या है कि भाई आपका मकान है, वेरी गुड, तो उस मकान में जरूरी नहीं वो आपका मकान है, मतलब आपका मकान मतलब जिसमें आप मकान में रहते हैं, वो किराए का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। उस मकान की फर्श, दीवार, छत किस मटेरियल की बनी हुई है, आपके परिवार का मुखिया कौन है, आपके परिवार के कुल कितने सदस्य हैं, आप कौन सा अन्न खाते हैं, ठीक है नहीं, आपके पास में फोर व्हीलर के रूप में कार है या नहीं है, जीप है या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। छोटे छोटे से प्रश्न आपको देने हैं। बस मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, आप जब भी इन 34 बिंदुओं के बारे में चाहे तो सेल्फ एनुमरेशन स्व गणना के द्वारा se.census.gov.in पर जाकर अपने आप इन 34 बिंदुओं को भरें, या जब प्रगणक आपके द्वार पर आए तब आप उन्हें 34 बिंदुओं के बारे में दें। तो बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने देश के विकास के लिए आपको ये आंकड़े मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, शुद्ध, यानी कि शुद्ध का मतलब सही व सटीक, शुद्ध व सटीक देने हैं। शुद्ध व सटीक देने हैं मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई भी तथ्य छिपाएं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखेंगे भाई इसमें छिपाने वाली बात क्या है। भाई आपका फर्श जिस मटेरियल का बना हुआ है, दीवार, छत, आपके परिवार के मुखिया का नाम क्या है, आपके परिवार के सदस्य कितने हैं, आपके परिवार में कुल कितने दंपत्ति हैं, कौन सा अनाज खाते हैं, बताइए क्या बात इसमें छिपाने वाली है। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी शुद्ध व सही सटीक आंकड़े इसलिए दें ताकि आपके क्षेत्र की उन्नति हो सके। ये सटीक आंकड़े जब भारतीय जनगणना निदेशालय के माध्यम से, इनके पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि आपके पास डिजिटलाइजेशन मोड में पहली बार ये जनगणना हो रही है, तो ये आंकड़े जब वहां पर एक सेंट्रल सर्वर में इकट्ठे होंगे, ये आंकड़े तैयार होंगे, इन आंकड़ों पर आधारित ही भविष्य की विकास योजनाएं बनेंगी, हमारे क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की विकास योजनाएं बनेंगी, और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र, हमारा जनपद, हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास के पथ पर अग्रगामी होगा। और इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दूसरी बारी में भेजूंगा, शायद वीडियो काफी लंबी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।